अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। यू आर वाचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक विद मी और मुझे आप सब कहते हैं सुहाब अफजल। मेरे साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं दी वन ओनली हरमीत सिंह। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और सोहा की फरमाइश पर मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ और माशाल्लाह वैसे तो अगर देखा जाए तो ये 2-3 दिन जब से मैं लाहौर में आया हूँ तो नींद तो बिल्कुल पूरी नहीं हो रही। हैपनिंग बहुत ज्यादा भाई, हम बहुत कुछ तैयारियां कर रहे हैं ईद के हवाले से, ईद के शोज के हवाले से, ईद के प्रोमोस के हवाले से। लेकिन ऑल दो काम और चलती का नाम जिंदगी, तो हमने भी शो भी करना है, लाइव भी आना है। मंडे ब्लूज के साथ आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, वी आर वेयरिंग ब्लू। और अब मंडे ब्लूज से निकल के आज के दिन यानी आज के हफ्ते में यू हैव टू कंप्लीट सो मेनी टास्क। वो इसलिए क्योंकि वो हफ्ता एक रह गया है, ईद बिल्कुल राउंड द कॉर्नर है। तैयारियां लड़कियों ने बहुत सारी करनी है, हरमीत पाजी ने खास खवातीन की तैयारियां, यानी फोकस होता है भाई रात को बाजार जाना है, जैसे अफ्तारी होती है, और चूड़ियां, मेहंदी और मजे मजे की चीज़, क्योंकि ऑलरेडी हम ये देख रहे हैं कि भाई हाँ ज्वेलरी और कपड़े तो पहले से तैयार ऑर्डर दे चुके हैं। लेकिन हाँ मैंने ये देखा है कि क्योंकि 2-3 दिन से मैं भी शॉपिंग पे लगा था, आप देख रही, तो मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जिन्होंने टेलर के पास नहीं पहुंचे या टेलर ने हाथ जोड़ दी कि भैया अब नहीं होगा, मुश्किल है, आप बहुत लेट हो गए, तो फिर मैं ये देख रहा हूँ कि वहाँ पे लोग जाके तैयार जो है कपड़े खरीद रहे हैं, लेकिन बनाने का अलग मजा है। लेकिन आपको पता है हरमीत पाजी, इस सूरत हाल में अब महंगाई की बात भी थोड़ी सी हम कर लेते हैं। हमने ब्रांड्स की बात कर ली, रेडीमेड कपड़े खरीदने की हमने बात कर ली, लेकिन आवाम जो है वो इस वक्त शदीद परेशान भी है। जिस चीज को आप हाथ लगाएं, चले एक तो वो महंगी है। कल मेरा एक्सपीरियंस हुआ जो कि मैं ऑन एयर शेयर भी करना चाहती हूँ, आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा। एक तो कपड़े महंगे हैं, इट्स ओके, आपकी ज्वेलरी महंगी है, इट्स ओके, कॉस्मेटिक महंगा है, इट्स ओके, जूते महंगे, इट्स ओके, लेकिन उसके बाद जो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है ना हरमीत पाजी, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि वी शुड आप एक दफा पे करते हैं, एक तो वो चीजें महंगी हैं, फिर जब अचानक आपके पास रसीद आती है और उसमें लिखा होता है कि भाई इतना टैक्स कट गया, तो हाँ धचका लगता है पूरा पूरा। लेकिन वो टैक्स हमारा है, वो पैसे हमारे हैं, लेकिन वो पैसे हम पे लग नहीं रहे। अलमिया तो ये परेशानी तो ये है, सबसे बड़ा दुख ये है, इसलिए हमारी आत्मा को भी शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती। खैर इसका जिक्र करना जरूरी है, तो लेकिन आप चेक जरूर करें। आपको हमेशा कहा जाता है कि कोई चीज खरीदे उसके ऊपर जो भी लिखा हुआ है उसको पढ़ें, और उसके बाद जो रसीद आप लेते हैं उसको एक दफा चेक जरूर करें कि कितना जीएसटी आप पे करें, बिकॉज इट्स योर बेसिक राइट टू बीइंग अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। रसीदें संभालना लाजिम है, इन रसीदों की वजह से बहुत से मामला पहले माजी में खराब भी हो चुके हैं। तो रसीदें पाजी उनका ख्याल बहुत रखा करें, अपने पास रखा करें बहुत सारी चीज़। और ख़ासकर अब हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे महंगाई का ग्राफ तो है वो कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान का महीना आता है तो पहले से तैयारियां हो जाती है कि फ़लाँ चीज़ें जो हैं उसकी जो प्राइस है वो बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ईद आती है, अच्छा सोहा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है जब ईद आती है, तो हम सब्जियों की बात करें, बहुत सारे ऐसे इलाके होते हैं खासकर जो दही इलाके हैं, वहां पे सब्जी का पहुंचना, क्योंकि छुट्टियां होती है सब कुछ बंद हो जाता है, तो एक तो सब्जी मंडी की भी छुट्टियां हो जाती हैं, ये भी बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो बहुत सारे मसाइल 2-3 दिनों में जो दही इलाके हैं वहां पे, तो फिर हम स्क्रीन के जरिए गुजारिश करते हैं कि पहले से आप तैयारी कर लें तमाम तर सारी चीज़ों को, ताकि ईद के दौरान या ईद के बाद बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका फुकदान होता है मार्केट में, तो उससे पहले उस कमी से पहले कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपके किचन में मौजूद हो। और हुकूमत ने ना एक और तैयारी की है ईद की। चलिए हम तो कह रहे हैं ना घर वालों को कि आप तैयारी कर लें ईद की, देही इलाके हों या शहरी इलाके हों, हम आपसे कह रहे हैं कि ईद की प्रिपरेशंस कर लें, लेकिन आप कैसे भूल सकते हैं कि ईद का खूबसूरत सा तोहफा आवाम को हुकूमत ने दिया है। सर पेट्रोल 10 रुपये महंगा कर दिए, ये दुख मुझे रात को उस वक्त हुआ, हम तो मसरूफ थे वीकेंड पे बहुत ज़्यादा, आपको पता है, लेकिन उसके बावजूद जब कल मैंने गाड़ी निकाली, इसमें पेट्रोल फिल कराया, तो मुझे पता लगा ओ माय गॉड, ये ईद का गिफ्ट तो मुझे पहले दे दिया मेरी हुकूमत ने। और मेरे पास क्लिप आया, बड़ा खूबसूरत किस्म का क्लिप था, और पिछली ईद थी आई थिंक, इससे पिछली, तो मरियम नवाज साहब का क्लिप था कि नवाज शरीफ साहब जो है एवन फील्ड में बैठ के वो खून के आंसू रोते हैं कि जब, और उस वक्त क्या हुआ था 118 रुपये लीटर था, और मरियम साहबा जो है रावण के महल में घूमती फिरती, रात को नींद नहीं आती, पूरी रात जागती रहती हैं, अवाम का दुख सताता है। लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि वही क्लिप मैंने कल लगाया सोशल मीडिया पे, और मैंने कहा अब वो दुख सताता है, नींद आती है रात भर के नहीं आती है, पर नहीं आती तो जरूर है, सुकून की आ जाती है, क्योंकि पेट्रोल की प्राइस, क्योंकि केसेस तो खत्म हो गए, लेकिन पेट्रोल की प्राइस भैया इस हद तक पहुंच चुकी है कि अब जो बाइक जिसने चलानी है, जिसका पूरा हफ्ता 300-400 रुपए पे गुजर जाता था, अब 1500 से लेकर 2100 रुपया जो है सिर्फ बाइक वाले का है। और गाड़ी वाला बेचारा तो हाथ जोड़ रहा है, मिन्नतें कर रहा है कि थोड़ा खौफ खुदा कर लो, थोड़ा सा ख्याल रख लो, ईद है,
ईद के दिन, ईद के मौके पर अगर आप हमें कोई रिलीफ नहीं दे सकते तो कम से कम ये महंगाई का तोहफा तो ना देते। लेकिन चलिए, महंगाई का आपने तोहफा दिया, तोहफा कबूल करें, आवाम यही कर सकती है, आवाम की सर्वाइवल की जंग है जो कि वो लड़ रही है। लेकिन अगर हम रमज़ान की बात करें, ईद की बात करें, तो भाई वो तो सऊदी अरब में ईद मना रहे हैं। और अगर पाकिस्तान की सियासी और माशी सूरत हाल की हम बात करें तो हम पहले तबसरा कर चुके हैं इस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का भी एक बड़ा फैसला, आपको पता है ऑन एंड ऑफ वो फैसले इस तरह के देते रहते हैं। और खास तौर पर अब जो है वो स्टेट बैंक को इस चीज़ का पाबंद किया गया है 3 रुकनी बेंच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अब फौरी तौर पर जो फंड्स हैं उनको जारी किया जाए। स्टेट बैंक की तमाम जो स्टेटमेंट है गवर्नर, नायब गवर्नर जो है उन्होंने पेश की है और सुप्रीम कोर्ट में पेश करने के बाद उन्होंने कहा कि 21 अरब रुपया देना कोई बड़ी बात नहीं है, इतने पैसे खजाने में मौजूद हैं और ये आप फौरी तौर पर जारी करें फंड्स। बिल्कुल। सोहा, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या फंड जारी होंगे? सर मुझे लगता है कि इलेक्शन हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तरफ तो जो हीले बहाने और फिर राना सनाउल्लाह जिस मिठाई से बोल रहे हैं कि भैया पैसे नहीं है, जो भी आप करें 14 मई को इलेक्शन नहीं होने। और जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है उसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ ऑपरेशन शुरू किया गया कच्चे का, अचानक हमें याद आ गया कि भाई ये डाकू भी हैं और वो जगह भी क्लियर करनी है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पे एक चीज़ भी आप इस पॉइंट को भी साथ में रख सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मेरा पर्सनल मुख्तलिफ इदारों में मैं जाता हूँ, मैं PNCA की बात करता हूँ। हुकूमत की जानिब से जिस तरह बहाने बनाया जा रहा है, PNCA का अपना अकाउंट जो है, हालांकि उसके पास क्या है, कहीं सॉन्ग्स वगैरह जो है या कोई आर्ट के हवाले से हैं, 4 अरब रुपया सिर्फ PNCA के अकाउंट में पड़ा है। इतने बहाने कि भाई 21 अरब रुपया हमारे पास नहीं है। सो हिले बहाने बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से क्या ऑर्डर आता है। लेकिन बज़ाहिर लग ऐसे रहा है कि इलेक्शन की तरफ ना हुकूमत तैयार है और कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट भी उस तरफ जाने को तैयार नहीं। मैंने कहा ना कि इलेक्शन हो जाएंगे, ये मेरी उम्मीद है। दरअसल ये मेरी उम्मीद है और ये मेरी ख्वाहिश भी है, जो कि मेरे ख्याल से इस मुल्क की 90% आवाम की ख्वाहिश और उम्मीद जो है वो और हम सिर्फ उम्मीदें बाहर रख सकते हैं। लेकिन अभी देखिए इन चीज़ों को और बहुत सारी ऐसी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपनी टॉप स्टोरीज में, लेकिन आपको रन डाउन शेयर कर देते हैं। गुड मॉर्निंग पब्लिक का मंडे रन डाउन जो है वो आप शेयर करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट टॉप स्टोरीज ऑफ द प्रोग्राम। टॉप ऑफ द ईयर हम ये डिस्कस करेंगे, जैसे कि हरमीत पाजी ने भी आपको बताया कि राना सनाउल्लाह हमेशा डरल्ले से सामने आते हैं और कहते हैं आप जो मर्जी कर लें, बाय हुक और बाय क्रोक, इलेक्शन तो 14 मई को नहीं होंगे जनाब। और वो इतनी दीदा दिलेरी से बात कर रहे हैं, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी ये फैसला दिया। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर फंड्स जारी किए जाए, ना साथ में और ना ही इसको डिस्ट्रीब्यूट करके, बल्कि डायरेक्ट फंड्स जो है वो जारी किए जाए। बिकॉज आपके इंसाफ का सबसे बड़ा इदारा जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि इलेक्शन तो 14 मई को ही होंगे। खैर की सूरत हाल क्लियर हो जाएगी ईद के बाद, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। आगे बढ़ेंगे। आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। खून को जमाने के लिए जो प्रोटीन्स खून में होते हैं, या अगर हम खून को जमने की कैफियत की बात करें, तो बाज़ बीमारियां या बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिस बीमारी में मुब्तला होते हैं, खून जमना उनका लिए मुश्किल हो जाता है, या खून जमने की जो कैफियत होती है वो उनके खून में नहीं होती। उससे क्या क्या बीमारियां मज़ीद जन्म लेती हैं। हीमोफीलिया वर्ल्ड डे जो मनाया जा रहा है, इसमें आपको अवेयर करने के लिए और आपको इस बीमारी की तशख़ीस से लेकर तरीक़ा इलाज तक किन अदवार से गुजरना पड़ता है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। और इसके अलावा रीता जी, हमारा आपको पता है रमज़ान में खिदमत खल्क़ को लेके एक सेगमेंट ज़रूर होता है, और आज जो है वो एक फाउंडेशन हमारे साथ होगी, अल एहसान फाउंडेशन। नेकी का ज़रिया बनते हैं और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग, इंसानियत जहाँ जहाँ बसती है पाकिस्तान में, जो मुश्किल में है, परेशानी में है, उनका ताल्लुक किसी भी धर्म से है, उनकी खिदमत के लिए ऐसी फाउंडेशन NGOs जो है वो काम कर रही है। उन्हें रजिस्टर्ड कराना, आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और मैं हमेशा बात करती हूँ, आज मैं एक दफ़ा फिर कोट करती हूँ कि इस तरह का सेगमेंट करने के 2 मकासद होते हैं। एक मकसद ये कि वो तमाम लोग जो मदद चाहते हैं उन्हें पता लगे कि ये इदारे काम कर रहे हैं, यू गाइज कैन कम अप टू दीज गाइज और दीज फाउंडेशंस। इसके अलावा दूसरा ये होता है कि जो लोग क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी चेक करना चाहते हैं ऐसे इदारों की, जो कि अगर आप वहाँ डोनेट करते हैं तो मुस्तहिकीन तक पहुँच रहा है या नहीं पहुँच रहा, तो ऐसे इदारों को इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम लेके आते हैं कि अगर मुखय्यर हज़रात डोनेट करना चाहते हैं या हम इंसानियत की मदद करना चाहते हैं, सो चॉइस इज़ ऑल योर्स। हम सिर्फ आपको बता सकते हैं कि कौन सा इदारा कैसे काम कर रहा है। जी, हो गया हमारा आज का रन डाउन टॉप स्टोरीज। लेट्स टॉक अबाउट डेली डोज ऑफ द प्रोग्राम, जो कि हरमीत पाजी की $100 स्माइल के साथ जो है, $100 स्माइल के साथ आपने बताना है कि ये अब जो है डेली डोज आज का, उसमें क्या क्या चीज़ें जो कि हमने आपको बतानी है। हरमीत भाई पहला डेली डोज बता दें। रिकॉर्ड है भाई? हाँ, रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे बनते जा रहे हैं भी, आप अंदाज़ा लगा लें। लेकिन मैं कहता हूँ कि रिकॉर्ड वो रिकॉर्ड है जो बहुत ही ख़तरनाक है कि भैया आपने 500 दिन मेरे ख्याल में, और वो भी एक ऐसी जगह, एक सुनसान सी, सन्नाटा हो और आसपास ना कोई मार्केट हो, ना कोई चहल पहल हो, सिर्फ आप हो,
आसपास गराते हुए जानवर हों और रात को नो इंटरनेट, नो फोन, नो टेक्नोलॉजी। आप जस्ट इमेजिन, आपको पता है एक बहुत अच्छा रियलिटी शो लगता होता है, मतलब बिग बॉस, आप देखते होंगे, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है। खैर वहाँ के उसके अलावा बिग बॉस, बिग ब्रदर जो है वो अमेरिका साइड पे बहुत ज़्यादा मशहूर है। इन शोज़ को कराने का मकसद ये होता है कि आपको एक ऐसी जगह रख दिया जाए जहाँ पे कोई आपको जानता ना हो, किसी से आप बात ना कर सके, कोई आपका रिश्तेदार ना हो, कोई खून का रिश्ता ना हो, और वहाँ पर ना कोई इंटरनेट, ना कोई फ़ोन, और आपकी सर्वाइवल की जंग है जो कि आपने वहाँ पर इंसान की इब्तिदा की जंग है। इब्तिदा में इंसान जैसा था वैसे हम उसको रिवर्स गियर लगा के, शायद एक प्रोग्राम बहुत मकबूल था, शायद थोड़ा बहुत जिक्र मैं उसके बारे में करना चाहूंगा, जिसमें आपको जंगल में छोड़ दिया जाता है और हत्ता कि उस लेवल तक छोड़ दिया जाता है कि जब इंसान की इब्तिदा हुई और फिर आप कीड़े मकोड़े, आपको कैसे जलाना है पत्थर के जरिए और फिर किस तरह सर्वाइव की जो जंग है वो लड़नी और आगे निकलना है, तो वो जो चीज़ आप और बहुत सारे मैंने देखे कि बहुत सारे लोग हार भी मान लेते हैं और फिर कीड़े मकोड़ों से जो आपका सामना होता है। लेकिन ये जो खबर है ये आज के दौर की है और बड़े मजे की है कि खातून, और खातून, फिर ऊपर से खातून, देखिए डिटेल सोर्स से मैं आपको इस खबर की दे देती हूँ। ये खातून है और ये कोहे पेमा है। अब इन्होंने गार में एक ऐसा अंधेरा गार, जिसमें वो जब गई तो 48 साल की थी, जब वो वापस आई तो वो 50 साल की थी। 500 दिन उन्होंने इस गार में गुजारे और बेसिकली वो खुद तो उनका डिसीजन था, लेकिन उसके साथ साथ हरमीत पाजी जो मुहक्किकीन हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंसदान हैं, उनका भी ख्याल था कि हमने किसी ऐसे इंसान को ऐसी जगह पे भेजना है जिसके बाद हम उसके जिस्मानी होने वाली तब्दीलियों की, नफ्सियाती तब्दीलियों की, और जो भी आपकी साइकोलॉजिकल, इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं, इफ़ यू आर लिविंग फॉर द 500 डेज इन अ केव, ओ माय गॉड, जस्ट इमेजिन। तो ये जो है बेसिकली करने के लिए साइंसदानों ने ये पूरा इनिशिएटिव लिया, उसको कन्विंस किया। ऊपर से वो आगे कोहे पेमा थी, उसने कहा चलो लेट्स टेक इट एडवेंचरस हो जाते हैं थोड़ा सा और। तो भी वो 500 दिन वहाँ रही हैं और उन्होंने कहा ग्रेजुअली जो है वो 1000 लीटर उनको पानी भी दिया गया था। हरमीत पाजी फिर कुछ बुक्स भी दी गई थी, जो मेरे ख्याल से मुताले के शौकीन है ना उनका तो गुजारा हो जाएगा, टाइम गुजर जाता है। लेकिन इंटरनेट के शौकीन है ना, वैसे एक बात है, अगर आजकल के दौर को हम देखें तो इंटरनेट के अलावा बड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम का गुजरना, और फिर आप ऐसे इलाके में जाएं और ऐसी जगह में गार में आप टाइम गुजारें तो मेरे ख्याल में एक एक लम्हा, एक एक घड़ी बड़ी मुश्किल से गुजरती है। और मेरे ख्याल में जिस तरीके से, लेकिन आपने तो फरमाया कि अगर आप स्टडी के शौकीन हैं और किताबों की भरमार है तो फिर पढ़ते जाएं और टाइम को गुजारते जाएं, लेकिन फिर भी एक अकेले हैं, एक गार है, आस पार कोई सब वीराना है और फिर फंसे हैं आप, बल्कि आपने खुद को फंसाया हुआ है, तो बड़ा मुश्किल होता है वैसे सवाल। लेकिन खातून है बहादुर, 500 दिन गुजार के निकल आई। हरमीत पाजी खातून ही बहादुर होती है, मैं बता रही हूँ आपको। खातून जो खवातीन है, नहीं खवातीन जो है वो एडवेंचरस होती हैं बेसिकली। मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू वांट मी टू डू समथिंग, मुझे लगता है कि मैं सोचूंगी यस लेट्स डू इट। वो एक इसलिए भी कि खवातीन बहादुर होती हैं, इसलिए भी कि खवातीन चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती हैं फौरन। अब ये खातून जो है ऐसे चैलेंज एक्सेप्ट तो किया, लेकिन जो रूल्स रखे ना वो रूल्स बड़े ज़बरदस्त थे। अब वो क्या रूल्स थे? उन्होंने कहा मेरे घर में कोई मर्ग हो जाए, कोई सोग हो जाए, कोई खुशी हो जाए, कोई गमी हो जाए, कोई बीमार हो जाए, डोंट नीड टू टेल मी एनीथिंग, नो कम्युनिकेशन मीन्स नो कम्युनिकेशन। और वो जब इन्होंने ये पॉलिसी की तो इस पॉलिसी को 500 दिन उन्होंने कैरी ऑन भी किया। लेकिन साइंसदानों ने बहुत सारी चीज़ें जो है वो जिस मकसद के लिए उनको केव यानी गार में भेजा, वो मकासद भी उनके काफ़ी हद तक पूरे हुए हैं। वो ये देखना चाहते थे कि इंसानी जिस्म में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं, इंसानी सोच में क्या क्या तब्दीलियाँ आती हैं। तो अखज़ गेस वॉट हरमीत पाजी उन्होंने क्या नतीजा किया? ये अखज़ किया उन्होंने कि आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जिस चीज़ में, जिस माहौल में आप रहते हैं और जो कि इंसान की फितरत भी है, आप उसमें आहिस्ता आहिस्ता इंडल्ज हो जाते हैं। अब उसे अकेले रहने की आदत हो गई है, अब उसे ना शोर सुनने की आदत हो गई है। तो भाई ये आदतें हैं, ये तब्दील हो सकती हैं। अगर कोई बुरी और अच्छी आदत है तो आप उसको तब्दील कर सकते हैं। इस खबर को देने का मकसद आपका यही था। खैर आगे बढ़ते हैं, क्विकली अगली खबर पर चलते हैं। ये बड़ी ज्यादती वाली खबर है, सुना दे फिर। कमाल, हाथ हो गया जी, हाथ हो गया। नहीं आप सुनाए। अच्छा जी, बात क्या मैं बताती हूँ आपको। हरमीत पाजी ने डिस्क्रिप्शन तो उसकी अच्छी दे दी है, लेकिन अब ये एक फुटबॉलर है। फीफा में आपने इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्ले करते हुए भी देखा होगा, अच्छा खेला इन्होंने। अशरफ हकीमी इनका नाम है। अब जी फुटबॉल खेलने के बाद मेरे ख्याल में वो जो फाइनल था या उससे पहले जो मैच था उसमें इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई थी, और जो छप्पी थी और माँ का जो प्यार था वो जो हमने देखा, वो क्लिप काफी वायरल हुआ था। लेकिन माँ का प्यार था ना, बीवी का प्यार नहीं था। देखें किसके लिए था। लेकिन अब मैं बताती हूँ, अब पता नहीं उस क्लिप की वजह से या जो भी सूरत हाल थी, या मे बी फीफा वर्ल्ड कप से पहले हालात खराब हो, लेकिन अब अशरफ हकीमी की एक वीडियो बहुत वायरल हुई जिसमें वो अपनी माँ से बड़ी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं और जीत उनके डेडिकेट कर रहे हैं। अब वो उनकी शोहरत की और बड़ी सारी वजूहात है, और सबसे बड़ी वजह जो है वो उनका खेल है, उनका खेलने का तरीका है। लेकिन जी आप अच्छे खासे एक्सपर्ट हो
अच्छे खासे परमीत पाजी अच्छे एक्सपर्ट भी अपनी ज़वारी ज़िंदगी में मार खा जाते हैं। बस ये ही इज़ वन ऑफ दोज कि जो अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से सेटल नहीं रख सके। अब इनका हो गया डाइवोर्स, लेकिन डाइवोर्स के बाद गेस व्हाट कि इनकी बीवी जो है उन्होंने कहा मुझे तो जायदाद में हिस्सा चाहिए, क्योंकि उसको पता था फीफा वर्ल्ड कप खेलते हैं, बहुत पैसा कमाया है $10,000 अगर आपको महाना मिलती हो जर्मन फुटबॉल क्लब से तो फिर आपके तो बड़े वारे न्यारे होंगे, ये उसने सोचा। लेकिन ऐसा नहीं था, सॉरी ऐसा नहीं था। मैं आपको खबर तो पूरी दे नहीं रही। खबर पूरी ये कि उसने नहीं, अब जब डाइवोर्स ली तो ये मुतालबा किया अदालत से कि इनकी जायदाद में मुझे हिस्सा चाहिए, मेरा बेसिक राइट है ये। लेकिन बाद में पता लगा कि जितनी मोहब्बत का इजहार उस वीडियो में इन्होंने अपनी माँ से किया था ना, रियल लाइफ में भी उतनी मोहब्बत है। कमाल। सारे के सारे पैसे अम्मा के अकाउंट में जाते हैं। और बेलोस मोहब्बत यही पे है कि सिर्फ माँ जो है, माँ की एक ऐसी हैसियत है, माँ का रुतबा इतना बड़ा है कि वो बगैर किसी लालच के, बगैर किसी जो है, हम जब दुनियावी मामलात को, बहुत सारी चीज़ों के, बहुत सारे रिश्ते आपके साथ सिर्फ जुड़े इसलिए होते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमने जोड़ी होती हैं। लेकिन अगर माँ का रिश्ता देखा जाए तो अजीम है ये रिश्ता। और फिर आप ये देखें कि जो वीडियो वायरल हुई थी और उस वीडियो में हमने जो मनाजिर देखे थे और वो क्लिप सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल था, और उसमें जो हमने देखा कि माँ जिस शफकत से अपने बेटे के साथ उसको हक करती है, लेकिन बेटे को अगर आप देखें उसने भी अपना रोल उसी तरह निभाया हुआ है। तो मेरे ख्याल में भैया अकाउंट में सब पैसा जो था 80% वो अम्मा के अकाउंट में था, और बेचारा जो था उसने सोचा कि भाई अपनी जायदाद या पैसा जो है मैंने अपने अकाउंट से, अपने नाम से नहीं रखवानी। और मेरे ख्याल में फिर ये जानकर जो उसकी अहलिया का धचका लगा, बहुत जोर का धचका लगा। उन्होंने कहा अभी ये तो ऐसा कैसे $10 लाख महाना हरमीत पाजी इनको मिलते हैं जर्मन फुटबॉल क्लब से। और आप सोचिए कोई भी हम जैसे आम ह्यूमन बीइंग जो है वो सोचेंगे कि भी फुटबॉलर है, बहुत पैसा कमाते हैं, हमारे सामने नाम भी तो ऐसे है ना, रोनाल्डो को देख ले, मेसी को देख ले। लोग तो ख्वाहिश रखते हैं कि भी हम फुटबॉल खेले और इस मकाम तक पहुंचे कि जिंदगी में रेस्ट ऑफ द लाइफ कुछ कमाना ना पड़े, कुछ खाना ना पड़े ना, जिंदगी आपकी ऐसी हो जाए। खैर अब ये जब अदालत पहुंची और अदालत से कहा कि मुझे जायदाद में हिस्सा चाहिए, तो अदालत ने आगे से बहुत क्लियर जवाब दिया कि भी ये सारे पैसे तो इनके हैं ही नहीं, ये तो इनकी वालदा के नाम है। जायदाद की बात करें तो वो इनकी वालदा के नाम है, महाना पे की बात करें तो वो 90% जो है वो बेसिकली आप उनके अकाउंट में जाते हैं, तो वो उनके पास कुछ भी नहीं है। बेचारे का जो दाव था ना वो। लेकिन आपको पता है मजे की बात क्या है? मजे की बात ये कि उनकी बीवी जो है वो खुद अच्छे खासे घर से बिलोंग करती है, अच्छा खासा पैसा है उनके पास, लेकिन अपना राइट नहीं छोड़ते। आपने देखिए वहाँ के लोग अपना राइट नहीं छोड़ते। और पैसे की बात हो तो पैसा भी छोड़ना नहीं चाहिए, उसूल है। लेकिन बहरहाल ये बहुत बड़ा झटका लगा, और अब मामला जो है अदालत में था, और अदालत के बाद फिर जब ये फैसला है कि भैया उनके नाम पर तो कोई पैसा ही नहीं है। लेकिन बहरहाल मेरे ख्याल में बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे सामने जिसमें हमने देखा है कि जब डाइवोर्स हुई है, अहलिया के नाम बहुत सारा पैसा जो है वो गया, उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन ये काफ़ी मुनफरिद था, और मुनफरिद होने की वजह ये थी कि माँ और बेटे के दरमियान, हालांकि हम देखते हैं कि अगर शादी के बाद अगर आप 100% अपने माँ बाप के साथ आप जुड़े हैं तो शादी के बाद कहीं ना कहीं आप 80%, और जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो फिर 50% जो है वो बंटवारा हो जाता है, क्योंकि आपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, बीवी का भी रखना है, माँ का भी रखना है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये थी कि पाजी कमाल की मोहब्बत, लाजवाब मोहब्बत। लेकिन आपको पता है मोहब्बत कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। खबर का आखिरी पहलू मैं आपको बताती हूँ, वो टेक्निकल बुनियादों पर। आपको पता है जब ये बीवी अदालत पहुंची तो देखा ये गया कि बीवी तो भी उससे भी ज्यादा अमीर है ना। आप देखें राइट उसने अपना नहीं छोड़ा, लेकिन वहाँ का जो जस्टिस सिस्टम है उसके मुताबिक इक्वलिटी को बड़ा मैटर करते हैं। इक्वलिटी को बिल्कुल वो हर जगह जहाँ फिट हो, फिट ना भी हो तो वो फिट इन कर देते हैं। अब टेक्निकली वो जो खातून है वो जितनी अमीर है, अब उसको वो पैसे अदा करने पड़ेंगे शौहर को। ये देखे ना, ये होता है पॉइंट नेले पे देला वाला सीन है। आप आई ना ऊंट पहाड़ के नीचे, यही मतलब मुहावरा ना, बड़ा महंगा पड़ गया भाई, महंगा पड़ गया। खैर वो अलग हो गई है। लेकिन देखिए भी आप अगर बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है, बड़ी शोहरत दी है, बड़ा खेल दिया, आप एक आर्ट से मुंसलिक है, लेकिन उसके बावजूद भी अज़दवाजी ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है ना, उसको बैलेंस करना या मैनेज करके चलना ज़रा मुश्किल काम है। तो ज़रा इस पर थोड़ा ध्यान दिया करें। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर है हमारे हमसाया मुल्क से, यानी भारत। जाना नहीं हमने, वहाँ से खबर ले आते हैं, हम खबर ले आते हैं, जाना नहीं है, और खबर दौड़ दौड़ के आई जाती है और पोस्टर की सूरत में आती है ना, दीवारों पर लगे हुए पोस्टर की सूरत में। आपको पता है यहाँ पे अगर हम देखे जाए तो ओब्वियसली हम पीटीआई की बात करते हैं, नून लीग की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयालों की बात करते हैं। पॉलिटिकली लोग काफी एक्टिव है, हरमीत पाजी बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े अपने लीडरान से प्यार करते हैं। हमने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी है ना, इमरान खान के बड़े डाई हार्ट फैन है, लोग उन तक पहुंचते हैं। लेकिन इस तरह की मिसाल पाकिस्तान में हमने कभी नहीं देखी। हालांकि यहाँ पे पोस्टर हमने ये देखा कि मुखालिफ पार्टी रात को आके कुछ वर्कर आके दूसरे के पोस्टर उड़ा देते हैं, और अपने लगा देते हैं। लेकिन ये वाला सीन बड़ा मुनफरिद है कि भैया इंसान नहीं, कहीं
कहीं ना कहीं और मैं बताती हूँ आपको, इंसानों की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट जो हैं वो इंसानों के साथ साथ जानवर भी हो सकते हैं, बशर्ते कि इंसान जानवर ना बने। अब ये जो जानवर है ना, क्या ये कुत्ता है जिसने वजीर आला का एक पोस्टर लगा हुआ था दीवार पे, हटा दिया, उसने ऐसे खुर्चा, वैसे मैं तो बिल्ली लग रही होंगी लेकिन वो बेसिकली वो एक पेट था। अच्छा, उसने क्या किया, दीवार पे खुर्च दिया। अब वो जो पॉलिटिकल पार्टी के वजीर आला थे उस इलाके के, अब उनका जो कोई जियाला होगा या उनका कोई सपोर्टर होगा या उनका कोई लीडर होगा, उनके पार्टी का कारकुन होगा, उसको चढ़ा गुस्सा इस बात पे, फौरी तौर पर थाने पहुंच गया। और जब थाने पहुंचा तो वहां जाके उस कुत्ते के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। अपने असर रसूख की वजह से FIR दर्ज भी होगी। ये आप अंदाजा लगा ले। वैसे आम आदमी जब जाता है और थाने के चक्कर लगाता है तो फिर थाने में जो बैठे मौजूदीन होते हैं तो वो हिले बहाने और बहुत सारे किस्से कहानियां सुना के भैया मुकदमा नहीं दर्ज करना, FIR नहीं दर्ज करनी है। लेकिन यहाँ पे देखें कि आपका असर रसूख है और आपके पास थोड़ी बहुत पावर है और कहीं ना कहीं पीछे से भी आपको अंदाजा है कि भाई हाँ पीछे कोई लोग, ताकतवर लोग हैं, तो मुकदमा भी दर्ज हो गया और वो भी कुत्ते के खिलाफ। कि आपकी हिम्मत कैसी हुई कि आपने हमारे वजीर आला का पोस्टर जो है उसको फाड़ा। लेकिन बहरहाल मजे की खबर है वैसे कि मुकदमा भी दर्ज हुआ और वो भी एक जानवर के खिलाफ। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, आई एम टेलिंग यू। अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास पावर है भी, ये सच्ची बातें हम तो करते हैं, उसकी वजह हम तो सच्ची बातें करते हैं और आके, और कभी कभी हमें इस बात पर डांट भी पड़ जाती है लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। अगर आपके पास, आपको पता है, पाकिस्तान हो, भारत हो, इंडिया, US, अमेरिका, पावर और PR मैटर करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, बाज़ ममालिक के सिस्टम इस तरह के है कि अगर आपके पास असर रसूख है भी तो आप किसी भी जस्टिस या अनजस्टिस वाली बात जो है उसमें आप हेरा फेरी नहीं कर सकते। इंसाफ होता है और सच्चा होता है। तो आपने अपने खुद, मुझे लगता है अखलाकी जिम्मेदारी भी आपकी होनी चाहिए। अदालतें अगर काम कर भी रही हैं लेकिन आप बीइंग ए ह्यूमन बीइंग, आपको पता होना चाहिए कि क्या तकाजे हैं। कोई गलत है उसे गलत कहें, जो सही है उसको सही कहें, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी खबर पर चलते हैं। और ये खबर जब भी आती है, ख़ासतौर पर अगर वर्कआउट की आती है, वर्जिश की आती है, तो उम्मीद बाजी तो सुबह लाहौर भी आए हुए हैं तो कहते हैं सुबह दौड़ लगा के आ रहा हूँ, आधा घंटा बस मैं पहुँच रहा हूँ, वेट करना, मेरा शो नहीं शुरू करना। मैंने कहा ओके भाई, हम आपका वेट कर रहे हैं। जो रूटीन होती है ना एथलीट्स की या वर्कआउट करने वाले की या जिम करने वाले की, वो कहीं भी हो वो इस रूटीन को मिस नहीं कर सकते। राइट हरमीत पाजी? बिल्कुल। आपने भी आज मिस नहीं किया। खैर ये खबर जो है वो वर्कआउट से, पुशअप से रिलेटेड है। अब ये ऑस्ट्रेलियाई शख्स है जिसने 3182 पुशअप्स कितने घंटे में? एक घंटे में कर दी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर दिया। और गेस व्हाट, अगली मजे की खबर जो इस खबर से मुंसलिक है वो ये है कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम उमूमन देखते हैं कि अपना ही रिकॉर्ड तोड़ के आगे निकल जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि आपने उस चीज़ को बरकरार रखा है और बरकरार रखे आपने फिर अपना नाम उसी रिकॉर्ड बुक में दर्ज करा दिया। लेकिन पुशअप की मैं बात करूँ, बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। और फिर 1 घंटे में इतने सारे पुशअप लगाना, टाइम को अगर आप देखें मुसलसल पुशअप, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और बॉडी में जब फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ें, आसानियाँ पैदा हो जाती है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये जो तादाद है हमारे पास, ये बहुत ज़्यादा है। और वैसे आपने तो फरमाया कि जिस शख्स को मैं कहता हूँ कि ये लात हर शख्स को लगनी चाहिए, वो है जिम की, वो है वर्कआउट की, वो है वॉक की। अगर आप वॉक नहीं करते हैं, अगर आप वर्कआउट नहीं करते हैं, आप जिम नहीं जाते, तो मेरे ख्याल में बहुत कुछ जो है, और अगर आप अटैच हैं इन सारी चीज़ों के साथ तो फिर आपको नींद भी आराम से नहीं आती। और मेरी तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं जिम ना जाऊँ, मैं वॉक ना करूँ, तो फिर मुझे ना, मैं ये समझता हूँ कि मैं बहुत कुछ खो चुका हूँ। सो ये चीज़ आपने ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना है। लेकिन पाजी ने कमाल कर दिया है। अच्छा, कमाल किया, उस कमाल के ऊपर भी एक कमाल किया। मैं आपको भी बताती हूँ कि हम तो चले पूरे ह्यूमन बीइंग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हाथ बिल्कुल साबित हैं, टांगे बिल्कुल ठीक है, आपकी इमोशनल हेल्थ भी ठीक है, इंटरनल एक्सटर्नल हेल्थ सारी ठीक है। जनाब, इनको बचपन में एक इंजरी हुई थी और वो जो पेन कॉम्प्लेक्स एक सिंड्रोम होता है ना, इसमें आपको पेन होती है और पेन बड़ी कॉम्प्लेक्स ही होती है, आपको नहीं पता था पेन कहाँ हो रही है। अब वो बाजू का हाथों के खासतौर पर जो इंजरी हुई थी उसके बाद कभी भी किसी भी वक्त हल्का सा भी हाथ हिलाने से इनको पेन शुरू हो जाती थी। अब देखिए, उस बीमारी को ओवरकम करने के लिए ना बाजुकात लोग इस तरह के काम करते हैं कि एक कमी को दूर करने के लिए और मजीद चीजें ऐड करते थे ताकि आपकी जो लाइफ है वो फुल ऑफ ऑल दीज हो जाए, जो आपने कमियां को आप पूरा करके आगे निकल कवर कर ले। तो खैर ये देखिए ना, ये कितनी अच्छी एग्जांपल है। तो आप तो एक मुकम्मल इंसान है, सुबह उठना कुछ भी नहीं करना, थोड़ी सी हिम्मत दिखानी है, सुबह उठना है, थोड़ा सा वर्कआउट करना है। और अगर ये लत आपको नहीं लगती तो घर वालों को बोले लात मार के आपको बाहर निकाले और आपको कहे कि फौरी तौर पर आपने अच्छा मारा। बस इसी पॉइंट से हमने लेनी है क्विक सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे वापस। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और ये सेगमेंट हमारा होता है सियासी, जिस किस्म से हालात चल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मुसलसल सुबह हमारी डिस्कशन होती है तो हम देख रहे हैं कि बहरान पे बहरान पैदा हो रहे हैं और पैदा किए जा रहे हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं कि जो टकराव है, चाहे वो इदारों के दरमियान हो और फिर सियासी जमातें, उनके बयानात अगर हम सामने देखते हैं, हमारे सामने जो बयानात आते हैं, एक तरफ जो हुकूमत में जमातें हैं जब वो बात करती हैं मुज़ाकरात की तो हम देखते हैं कि उसी हुकूमत के इत्तेहादी जो हैं वो भी बैठने को तैयार नहीं होते हैं। और दूसरी जानब हम अपोजिशन की बात करें तो वहाँ से भी कभी बात बैठने के लिए बहुत सारे लोग तैयार भी हो जाते हैं और फिर ये भी खबरें आ जाती हैं कि भाई हम बैठने को तैयार नहीं है। लेकिन इस सारी सिचुएशन पे ये जो सूरत हाल चल रही है तो हम इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आमिर साहब हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे सर, अब मुज़ाकरात के मामलात जो हैं उसमें सिराजुल हक साहब आए हैं बीच में, तो आपको क्या लगता है कि कोई नतीजा आखिज होगा या वैसे जिस तरह हमने माजी में भी देखा है इस किस्म की मुलाकातें हुई हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि एक तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब की जानिब से पार्लियामान में भी ये कहा गया था कि मुज़ाकरात के लिए बैठना चाहिए, लेकिन कल जो बयान आया है आपने देखा कि मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान साहब के बैठने की जो बात है उसके साथ बैठना बिल्कुल उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो इत्तेहादी भी, उनमें भी कोई इत्तेहाद नहीं पाया जाता और मुज़ाकरात की बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी की और कहीं ना कहीं खान साहब की जानिब से भी जो है पॉजिटिव रिस्पांस आया था। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का जो जिस तरह वो बिल्कुल बस्ट कल उन्होंने किया है वो एक गैर मुतवक्के था। वैसे चूंकि मौलाना फजल रहमान साहब असल में केपी में प्रेशर में, आपको पता है कि केपी में इलेक्शन में सूरत हाल में उनको सबसे बड़ा चैलेंज तो वहाँ पीटीआई की सूरत में है। बलदियाती इलेक्शन में खासतौर पर वो अपने साउथ की जो अदला और डेरा खान में, टांग में, लकी मरबत, तीनों जगहों पे वो हार चुके हैं बलदियाती इलेक्शन जो हुआ था पिछले साल मार्च में, तो मार्च एंड में हुआ था। तो वो लेकिन एक मेरा ख्याल है सिराजुल हक साहब के आने से एक उम्मीद पैदा हुई है पहली बार, क्योंकि वो क्योंकि मेरी जाती मालूमात में है, चंद दिन पहले भी मैंने मालूमात की थी जमात इस्लामी के लोगों से, तो बता रहे थे कि इमरान खान का तो बहुत मुस्बत रहा है। जो पहली मुलाकात, पहला रब्ता हुआ सिराजुल हक साहब का इमरान से, लेकिन उन्होंने कहना था कि जब हमने पीटीएम से रब्ता किया तो वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा, वो नहीं कर रहे। लेकिन अब उसमें ब्रेक थ्रू, आइस ब्रेक जिसे हम कहते हैं, वो हुई है और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई। ज़ाहिर है पंजाब में तो असल जो स्टेक होल्डर है वो तो PMLN ही है ना। JUI तो पंजाब में मौलाना फजल रहमान साहब तो सिरे से एग्जिस्ट ही नहीं करते ना, उनका कोई यहाँ ना सीट है, ना वोट है, ना कभी बल्दियात में है, वो कहीं किसी जगह पंजाब में है ही नहीं। अच्छा आमिर साहब, इस चीज को भी एड्रेस कीजिएगा। सर इस मौके पे ना जरा उस स्टेटमेंट को भी रिकॉल कर देते हैं जो कि इमरान खान की तरफ से आई थी कि एस्टैब्लिशमेंट मुझे कोई रोड मैप दे तो मैं तो फ्लेक्सिबल हूँ, इस हवाले से मैं तैयार हूँ। आप बता दें कि अगर इस तरह इलेक्शन नहीं कराने या 14 मई को इलेक्शन आप नहीं कराना चाहते या 90 दिन के अंदर नहीं कराना चाहते, मुझे मुस्तकिल का रोड मैप दे दे तो मैं बिल्कुल मान जाऊँगा इस बात पर। लेकिन सर अब फ्लेक्सिबिलिटी अब PDM की तरफ से या फिर हमारी हुकूमत की तरफ से नहीं दिखाई जा रही। सुप्रीम कोर्ट फैसलों पर फैसला दे रहा है। एक और फैसला आया है कि स्टेट बैंक को इस चीज़ का पाबंद किया गया है कि 21 अरब रुपया फौरी तौर पर दिया जाए 14 मई को इलेक्शंस कराने के लिए। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब उस पर क्या कहते हैं, जितना मर्जी इमरान खान जोर लगा लें 14 मई को इलेक्शन नहीं होने। देखिए राना सनाउल्लाह का कल मैंने बयान देखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जिस तरह अब इनके पास आज का दिन ही है, कल उस मामले रिपोर्ट पेश करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट को 18 को, तो वो मामला ऐसा घेरा तो नहीं कहना चाहिए, ऐसे दिन के लिए मोहलत कम होती जा रही है और तंग होता जा रहा है मामला। तो राना सनाउल्लाह का जो बयान है, राना साहब का तो ये भी है, अग्रेसिव बयान देते भी हैं बाद देखें मुज़ाकरात की कोशिशें तो बैक ड्रॉप में चल ही रही हैं, पहले भी चलती रही हैं, कोशिशें होती रही हैं। अब सिराजुल हक साहब की ये सामने से आने से ये हुआ कि एक बाकायदा सामने मुज़ाकरात की शक्ल बनी, लेकिन वो भी अब उस पर मोहतात हैं कि भाई उन्होंने भी ज़्यादा बात नहीं की और ईद के बाद उन्होंने कहा कि हम देखते हैं रोड मैप बनाते हैं, APC बनती है नहीं बनती। मेरा ख्याल है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल एक अच्छा मौका है टकराव से और बड़ा खौफनाक किस्म का एक जो सूरत जो बनती जा रही है उससे बचते हुए अगर एक ही दिन इलेक्शन की सूरत निकलती है, ज़ाहिर मई में तो नहीं निकलेगी, ये जाके अगर जून जुलाई अगस्त तक भी निकल आती है। इवन PTI के अंदर तो लोग अक्टूबर के लिए भी तैयार हैं कि एक दिन इलेक्शन, लेकिन उनको गारंटी मिलनी चाहिए कि अक्टूबर में हो जाएंगे इलेक्शन। आमिर साहब, अगर हम देखें, हमने ये भी देखा है कि जब एक पेज होता है
तब हम ये देख रहे हैं कि कोई बैठने को तैयार नहीं होता है। खान साहब की जब हुकूमत थी वो तो बैठने को बिल्कुल बात करने को तैयार न थे, और आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक पेच का मामला हमें सामने नज़र आ रहा है। ऐसे में सियासतदान जो है सर, आप नहीं समझते कि माजी से कभी सबक नहीं सीख रहे? हम भुट्टो के दौर में अगर जाएं तो तब भी आज जो इत्तेहादी जमातें, इनके जो परदादे थे या इनके वालिदैन थे या इनकी फैमिली के जो सरबराह थे वो मुखालिफ थे भुट्टो के, और आज हम देख रहे हैं कि वही सियासतदान, वही फैमिलीज के जो लोग हैं आज वो इसी हुकूमत के इत्तेहादी भी हो गए, एक साथ भी बैठे हैं। तो माजी से क्यों नहीं सीखा जा रहा? आज जिस मुल्क नहज पे पहुंच चुका है, यानी जिस किस्म के हालात हैं, हम आज अपने मुल्क को देखें और एज कम्पेयर टू हिंदुस्तान करें या हम दीगर ममालिक करें, तो हम उस मुकाबले की जो एक दौड़ में हम थे, और हमें याद है कि यहाँ से हमारी फैमिली जब हिंदुस्तान जाती थी और वहाँ से जो हमारे वालिद साहब आते थे तो वो इस किस्म का जिक्र करते थे कि वाकई में वो एक बहुत गरीब मुल्क है और हम बहुत अमीर हैं। लेकिन आज की सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि आज हिंदुस्तान की जो करेंसी है 19 ममालिक में वो बराह रास्त उसका इस्तेमाल होगा। इस दौड़ को आप कैसे देखते हैं कि सियासतदानों को कहीं अपने मुल्क के बारे में भी सोचना चाहिए? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल 100% दुरुस्त बात है कि एक तो माजी से सबक नहीं सीखते, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग ये देखते हैं कि माजी में कौन सी गलती हमसे रह गई थी, नहीं हुई, वो भी हम कर डाले। तो बाकी ये बहुत ही अपने शीशनाक और परेशान को सूरत है। और अभी आप देखें सिर्फ 3.5 साल पहले इनके साथ जो हुआ मुकदमा, जो अब सब क्लियर है कि वो गलत थे, राना सनाउल्लाह पे या दूसरे लोगों पे, अब उसी तरह की एक्टिविटी ये कर रहे हैं। मतलब अब अली जैदी साहब को जिस तरह लेके पकड़ा है उन्होंने और धिक्के लेके गए, और उसमें परेशान कुन और अफसोसनाक बात यह है कि सिंध पुलिस ने की है और पीएस पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, और पीएस पार्टी का दावा है कि हमारे दौर में जब हम थे इक़्तिदार में 2008 से 13 तक कोई सियासी कैदी नहीं था और हम अपने सियासी मुखालफों के साथ अच्छा रवैया रखते थे वगैरह वगैरह। अब उनके दौर में एक रुकन पार्लियामेंट है, अभी तक उनके हस्ती पे तो खत्म मंजूर नहीं हुए, और वो अहम लीडर हैं तहरीक इंसाफ के, उनको धिक्के, बाकायदा धिक्के देके, हमने सबने वीडियो देखी है, वो कितना उसमें बुरा और कितना शर्मनाक हो रवैया था। तो आप तसव्वुर करें, इनको ही देखना चाहिए। कल को फिर इमरान खान आगे फिर इसी तरह राना सनाउल्लाह या दूसरे लोग या शकीर मेमन या सैन के लोग, उनको अगर धिक्के देके ऐसा किया जाएगा तो इन पे क्या गुजरेगी? मेरा ख्याल है कि यहीं पर एंड कर देना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम उन गलतियों से हमें निकलना चाहिए। पाकिस्तान का जो हमने हाल कर दिया अपने मुल्क का, वो बहुत ही अफसोसनाक हो गया। आमिर खाकवानी साहब, टाइम अगर है, नहीं हमने एक ब्रेक टाइम, अच्छा ब्रेक लेनी है। आमिर साहब थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। और एक बात अमीत उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है कि माजी सबक क्या सीखना है, बल्कि हम तो ये याद करते कौन सी गलती रही है उसको भी फौरी तौर पर सजद कर ले ताकि वो गलती मिस ना हो जाए। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो। आज हरमीत पाजी इस्लामाबाद से लाहौर आए हुए, तो बिल्कुल टाइम का पता नहीं चल रहा कि हम कितनी तेज़ी से भाग रहे हैं। खैर यही वक्त बहुत कम है आपके पास, वक्त बहुत कम है, मुकाबला बहुत तेज़ है, बिकॉज ईद आने वाली है और आपने बहुत सारी तैयारियां करनी है। लेकिन इस ईद से और इस रमज़ान से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए एक सेगमेंट, नेकी का सेगमेंट हमारे दूसरे आर में ज़रूर होता है कि कौन कौन सी फाउंडेशंस, कौन कौन सी हरमीत पाजी NGOs कहाँ पर किस तरह से काम कर रही हैं। अल एहसान फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो कि ज़लज़ला हो, सैलाब हो, कोई भी इंसानियत जहाँ मुश्किल में आती है, खासतौर पर अगर पाकिस्तान की बात करें तो कई दफ़ा मैं इस बात को कोट कर चुकी हूँ और आप इस बात को जानते भी हैं कि चैरिटी में हमारा मुल्क सबसे आगे है। कोई परेशानियों मुखैर हज़रात निकल कर बाहर आते हैं। अब आपने रमज़ान में राशन तो तकसीम कर दिया, लेकिन ईद आ रही है, तो ईद पे फितराने की हमने बात करनी है। ईद पर हमने ईद की खुशियाँ, जहाँ पर हम 4 जोड़े बना रहे हैं, एक नहीं बनाएंगे, किसी को मदद कर देंगे, लेकिन वो मदद आपने कहाँ करनी है, ये पॉइंट जो है वैलिड है कि क्रेडिबिलिटी, रिलायबिलिटी, बहुत सारी NGOs हैं, उनको चेक करके ही डोनेट करें ताकि आप इस चीज़ को मेक श्योर कर सकें कि आपका हिस्सा या आपकी इमदाद जो है मुस्तहिक तक पहुंच रही है या नहीं। अल एहसान फाउंडेशन इज़ वन ऑफ दोज फाउंडेशन जो कि बहुत अच्छे से काम कर रही हैं और कहाँ कहाँ पे किस तरह से काम कर रही है रमज़ान के मुबारक से और रमज़ान के एतबार से, और अगर हम ईद के एतबार से देखें तो उन्होंने क्या काम किया है, इस पर हम बात कर लेते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक हमारे साथ मौजूद हैं जो बेसिकली अल एहसान फाउंडेशन के बानी हैं। उनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, कैसे हैं आप? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपकी जो फाउंडेशन है वैसे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जो एक फोकस आपने रखा हुआ है बेवा ख़वातीन और यतीम बच्चों की कफ़ालत का, जो कि यकीनन हर दौर में, अगर आप रमज़ान की बात करें, ईद की बात करें, बाकी अदवार की बात करें, तो बड़ी ज़रूरत है इन्हें, हमारी आप जैसी फाउंडेशंस की। कब से आपने इस फाउंडेशन की बुनियाद रखी और किस तरह से आप काम कर रहे हैं?
अभी हम पाकिस्तान में हमें काम करते हुए तकरीबन 5 साल हो रहे हैं और हम मेडिकल के शोबे में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी तरह ये जो क्लीन वाटर है, वाटर फिल्टर प्रोग्राम है, इसमें हम काफी जो है वो काम कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी ये जितने मौके आते हैं, जैसे सैलाब आया है या कोई और आता है, तो हम हर जगह पे अपनी जो है फाउंडेशन को ले जाके, सैलाब में भी हमने हर जगह पे कैंप लगाए हुए थे, वहां सिंध में भी और इधर भी। तो हमारा बेसिक बड़ा जो प्रोजेक्ट है वो मेडिकल केयर का है। हमारा हॉस्पिटल है एहसान मेडिकल सेंटर के नाम से, जिसके अंदर हम ये सारे काम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, सोच की बात की जाए, यानी एक डिफरेंट आइडिया भी है। हम देख रहे हैं कि चाहे वो यतीम की बात की जाए या बेवाओं की बात की जाए, यानी हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात पर आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमें एक्टिव नज़र आती है। लेकिन अगर हम इसकी बात करें तो पाकिस्तान में आपने जिस तरह फरमाया कि 5 साल हो चुके हैं, तो यहाँ पे आने के बाद किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और अब किन किन शहर की तरफ आप लोगों का ज़्यादा ध्यान है, वहाँ पे ज़्यादा काम हो रहा है? मैं चाहता हूँ कि वो भी आप हमसे शेयर करें। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़े चैलेंज तो ये हैं कि ये इस तरह के जितने काम करने जो है ना, ये इस माशरे में जितना आसान है उतने मुश्किल भी है। एक तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमने कोई किसी से हेल्प लेनी है तो वो भी कैसे लेनी है। एक है कि इसमें जो है ये भी बहुत बड़ा मसला होता है कि हम किन लोगों को चुने, कौन से मुस्तहिक बनते हैं और कौन से उसमें मुस्तहिक नहीं बनते हैं, ये भी एक जो है वो बड़ा मसला आता है। इसी तरह ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने आता है कि जब हम एक काम कर रहे हैं तो कुछ ऐसे सियासी हलके होते हैं जो इसमें रुकावट डालने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि लोग जो है वो उनकी तरफ जा नहीं रहे होते हैं और वो समझते हैं कि जब हम कोई काम नहीं कर रहे तो कोई और भी ऐसा काम ना करे। तो ये सियासी हलके जो हैं ये भी हमें बहुत परेशान करते रहते हैं और इनकी कोशिश यही होती है कि जो भी इस तरह के कोई रिफाई काम है ना हम करें ना किसी और को करने दें। एक हमें ये परेशानी होती है। दूसरा जो सबसे यानी तीसरी जो अहम है कि लोग यहाँ पे किसी भी शोबे में लगा लें, मेडिकल में लगा लें या अब ये 3 बच्चों की कफालत में है या कुछ बेवा में है, तो लोगों के अंदर वो सब्र नहीं आता कि जिस सब्र से हम हेल्प तो सबकी हो जानी है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो सब्र करके अपनी बारी पे या अपने एक दफा पे किनात हो जाए, ये बहुत मुश्किल होता है। ये है जो बड़े मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं। अच्छा मोहम्मद रफीक साहब, इस चीज़ को भी एड्रेस कीजिएगा कि चूँकि आपके सालाना जो फैक्ट एंड फिगर है उसके मुताबिक 1 लाख से ज़ायद लोग हैं जिनका मुफ्त इलाज कर रहे हैं, वो मरीज़ जिन जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते और महंगे ट्रीटमेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में बेसिक हेल्थ प्रोटोकॉल्स का बड़ा मसला है और आप जानते हैं कि वो कोविड हो या डेंगू हो, इसमें इन मसाइल में ख़ास तौर पर हमें ज़रूरत होती है आप जैसे लोगों की। तो इसको मेडिकल सिस्टम को किस तरह से चलाते हैं, मुफ्त इलाज जिन लोग का कर रहे हैं वो कितनी मुज़ी अमराज में मुब्तला है और किस तरह से इसे काम करते हैं? देखिए, हमारे पास जो है जाहिर है कि हर कोई बंदा अगर कहना कि वो सारी फील्ड कवर कर ले तो मुमकिन नहीं होता है। हमारा एक हॉस्पिटल है जिसमें हमारे पास डेली के तकरीबन 400 के करीब 500, 400, 300 मरीज आते रहते हैं, जिसमें हम डॉक्टर का चेकअप और मेडिसिन बिल्कुल फ्री उनको जो है वो देते हैं। और ये एक जनरल ओपीडी है। जनरल ओपीडी के साथ साथ इसमें जो है वो गायनिक के जो है स्पेशल वो भी डॉक्टर्स हमारे पास मौजूद होती हैं। इसी तरह करके जो बाकी बहुत सारे अमराज हैं जो होते हैं। लेकिन अब ये है कि अगर हम कहें कि हम पूरे के पूरे 100% हर फील्ड को कवर करें तो ऐसा नहीं है। लेकिन हम एक ऐसे रिमोट एरिया में बैठे हुए हैं कि जहां इर्द गिर्द लोगों के पास कोई इस तरह का हॉस्पिटल मौजूद है नहीं है कि जिसमें जो है साफ सुथरा साफ माहौल हो, एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो, एक प्रोफेशनल जो है वो मेडिसिन जो है वो दी जा रही हो। तो कोई इतने लोग आते हैं डेली के हिसाब से कि बाज़ दफा हमें जो है उनको कवर करने में जो है वो मसला भी लग जाता है। तो बहरहाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी जो अल्लाह ताला ने एक जिम्मेदारी दी है उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारी तरफ से जो है वो पूरी हो जाए। सर, जो विजुअल हमने देखे, आपकी बात दुरुस्त है कि एक तरफ तो हम अपनी आबादी की बात करें, फिर हम जब हॉस्पिटल डिफरेंट हॉस्पिटल का विजिट करते हैं, देखते हैं तो जिस किस्म की रश है और डॉक्टर का फुकदान भी हमें दिखने को मिलता है। लेकिन हमने
के जो हॉस्पिटल के विजुअल देखे, ट्रीटमेंट का जो सिस्टम देखा, आपसे जानना चाहेंगे सर, एक कलील मुद्दत में आप इतना सारा काम कर रहे हैं, चाहे वो जिस हम देखें जहाँ सैलाब की तबाहकारी हुई है, फिर खाने पीने के मामलात हों, या आज हम हॉस्पिटल की बात करें, तो कौन कौन से शहर में ये, अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो कौन से शहर में, और फिर आपका आगे का टास्क क्या है कि कौन सा शहर ज़्यादा टारगेट करने, कौन से इलाके में यह काम हो रहा है सर? देखिए, ये हमारा हॉस्पिटल जो है वो फैसलाबाद से तकरीबन कोई 50 किलोमीटर आउटसाइड पे तांदले वाला में हमारा ये हॉस्पिटल मौजूद है, और इर्द गिर्द सारे के सारे गांव और देहात हैं। बड़ा शहर जो है वो फैसलाबाद है, लेकिन वो भी यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। तो इसमें जो है वो यहाँ के जितने भी देहात और गांव हैं, सब के सब जो है वो हम एक सेंटर में रख के इस हॉस्पिटल को बनाया हुआ है। और यहाँ पे जितने भी कोई इसको करीब कोई 50-60 गांव हैं जो साइड से लगते हैं, जहाँ, और अभी तो बल्कि लोग दूर से दूसरे शहरों से भी जो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, किसी अच्छे डॉक्टर के पास चेकअप करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कई हमारे पास ओकाड़ा से भी आ रहे हैं, यहाँ करीब शहर जड़ा वाला है वहां से भी आ रहे हैं, समुद्री से भी आ रहे हैं। इसी तरह जो है वो यहाँ के कोई आगे एक शहर पड़ता है सईद आला, वहां से भी कई लोग आ जाते हैं। यहाँ करीब एक शहर कंजवानी बनता है, वहां से भी लोग आ रहे हैं। तो तकरीबन आप समझ लें कि पूरा एक फैसलाबाद डिवीजन से जहाँ जहाँ कोई लोग सुनते हैं तो यहाँ पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेशक हम तांदले वाला जो फैसलाबाद से तकरीबन उसमें जुनूब वाली साइड पे बनता है, कोई 50 किलोमीटर के करीब, वहाँ पे ये हमारा हॉस्पिटल है। ठीक है, रफीक साहब ये भी बताइएगा कि रमज़ान की मुनासबत से ख़ास तौर पे आपको प्रोग्राम में वक्त देने का मकसद ये है कि हम रमज़ान में बहुत राशन ड्राइव करते हैं, और हमने देखा है बहुत सारी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस जो है वो ये काम बखूबी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। रमज़ान में और ईद के हवाले से क्या क्या आपने किया और किन किन की इमदाद किस किस तरह से की गई, इस हवाले से भी प्लीज़ अपनी ड्राइव जो भी आपने की है उस हवाले से भी ब्रीफ कीजिएगा। रमजान में हमारा एक तो राशन प्रोग्राम होता है कि हम लोगों को राशन दे रहे हैं। अभी तक रमजान के शुरू से लेके अब तक जो है वो चल रहा है। इसी तरह रमजान के ईद के करीब हमारा एक जो इफ्तार प्रोग्राम होता है, जो कि जिसमें कुछ लोग होते हैं हमें डोनेट करने वाले कि ये हमारी तरफ से फितराना है, तो हम उसके बाकायदा पैकेज बना देते हैं। फितराने के भी तकरीबन हमारे पास कोई 500 के करीब पैकेज जो है वो बने हुए हैं, जो हम लोगों को ईद से पहले पहुंचा रहे हैं, जिसमें खाने की मुख्तलिफ अशिया हैं। इसी तरह जो है वो पूरे रमजान में डेली के हिसाब से हमारा जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे सहरी का भी इंतजाम है और इफ्तारी का भी इंतजाम कर रहे हैं। खाना पका के उसको बाकायदा लोडर रक्शे पे रख के लोगों के घरों में जाके हम सहरी भी देते हैं और इफ्तारी भी। ये डेली के बेस पे तकरीबन 500-600 बंदा जो है वो हर रोज उसको खाना खा रहा है। ये सारे हमारे प्रोग्राम हैं जो अवामुन्नास के लिए जो है वो चल रहे हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पर्सनल मामलात होते हैं। ये एक तो हमारे पास बाकायदा सिस्टम है जिसमें हम ऑर्फन यतीम बच्चों को और यतीम बच्चियों की कफालत कर रहे हैं। कुछ बेवा ख्वातीन है जिनके कुछ ना कुछ हमने तो कुछ वजीफे लगाए हुए हैं, उनको हम मंथली पे कर रहे हैं। इसके अलावा पूरे रमजान में लोगों का एक सिलसिला हमारे पास चलता रहता है कि किसी को कोई मजबूरी है, कोई मकरूज है, कोई किसी और मजबूरी में फंसा हुआ है, तो हम उसको थोड़ा सा अपने रिसर्च के मुताबिक तहकीक कर लेते हैं और फिर जितनी हमारे पास कोई इस्तेताअत होती है, कोई अगर हमारे पास 50,000 रुपये मांगने के लिए आता है, तो अगर हमारे पास हिम्मत नहीं है तो और उसकी हम हालत देख लेते हैं कि यार ये इसका काम जो है वो 20-25 हज़ार में हो जाएगा, तो हम कोशिश करते हैं कि जितनी उसकी जरूरत है वो उसको देने की कोशिश करते हैं। तो ये पूरा रमजान हमारे इस तरह प्रोग्राम जो है वो चल। अच्छा मोहम्मद रफीक साहब, मसाइल बहुत ज्यादा हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जरूरियात लोगों की बहुत ज्यादा हैं और वसाइल बड़े कम है, लेकिन चूंकि आप बखूबी इस काम को अच्छे तरीके से अंजाम दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब इस हवाले से बताइएगा, क्योंकि अगर हम शहरों की बात करें, देहातों की बात करें, तो हर जगह मसले बहुत ज्यादा है। गुर्बत बहुत ज्यादा हो गई है, गुर्बत की लकीर से नीचे गुजारने वालों, जिंदगी गुजारने वालों की तादाद भी बहुत बड़ी है। अब हम हर किसी को एड्रेस नहीं कर सकते, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही करना होगा। इस नेटवर्क को मजीद बढ़ाने के लिए अल एहसान फाउंडेशन की, वेलफेयर फाउंडेशन की अगर हम बात करें, किन किन शहरों में आप लोग मौजूद हैं, मजीद इस नेटवर्क को कितना बड़ा करना चाहते हैं, और अगर मुख्तलिफ शहरों से लोग आपसे रब्ता करना चाहते हैं, सो हाउ दे कैन कम अप टू यू गाइस?
देखिए, हमारे एसी सिस्टम के साथ जो हमारे साथ लोग हैं, हम कराची में भी हमारे पास 2 क्लिनिक इसी तरह चल रहे हैं। एक यहाँ पे हमारे पास बेसिक हम जो है वो मेडिकल केयर से इस काम को शुरू किया है, और साथ साथ चीजें दूसरी भी इसमें ऐड की हैं। और इसके साथ साथ बेसिक मेन बड़े काम जो है वो मेडिकल केयर है इसमें जैसे हमारे कराची में भी, कोरंगी में भी, वहाँ भी हॉस्पिटल मौजूद है। यहाँ पे जो है वो पाकिस्तान में यानी यहाँ फैसलाबाद में भी मौजूद है। इसी तरह जो है वो पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो तकरीबन हम पूरे पाकिस्तान में 50 से ज्यादा जगहों पे लगा चुके हैं। तो हम अपनी तरफ से जितने हमारे पास वसाइल हैं उसके हिसाब से इसको आगे से आगे फैलाने की कोशिश तो यही है कि हर शहर में एक मेडिकल सेंटर हो। कोशिश तो यही है कि हर जगह पे लोगों के लिए ओपन फ्री जो है उनको साफ पानी पीने का मिल रहा हो। बिल्कुल। तो ये हम इस कोशिश में लगे हुए हैं, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए। अच्छा सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमने देखा कि जब भी मुश्किल वक्त हमारे इस वतन पे आया, हमने गवर्नमेंट से ज्यादा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको बड़ा एक्टिव पाया हर इलाके में, चाहे वो ज़लज़ला आया, सोहा या सैलाब की तबाहकारियाँ। तो सैलाब की तरफ अगर हम जाएं, जिस तरह तबाही मचाई है साउथ पंजाब, फिर हम सिंध की तरफ या बलूचिस्तान की तरफ जाते हैं, तो आज भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोग हमें उसी तरह मुतासिर और कहीं ना कहीं उस तरह रिलीफ जो है फराहम नहीं हुआ, हुकूमत की जान से बहुत ज़्यादा गिला करते हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से इलाकों में जब सैलाब की तबाहकारी हुई तो आपकी टीमें कहाँ कहाँ पहुंची और इस वक्त क्या काम वहाँ पे हो रहा है? हम जब ये सैलाब हुआ था तो हमारी टीमें जो हैं वो सबसे पहले सवात के इलाके में पहुंचे। अच्छा। और सवात के मुख्तलिफ बहरीन के इलाके में और इससे ऊपर के पहाड़ जहां तक लोगों की रसाई मुश्किल हो रही थी, तो बाकी राशन वगैरह और बाकी सब तंजीमें पहुंच रही थी। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत थी कि वहाँ के जो अफेक्टेड लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, उनका इलाज कौन किया जाए। तो हम अपनी एक मेडिकल टीम लेके, डॉक्टर्स की टीम लेके गए और डेली तकरीबन कोई 1000 के करीब पेशेंट को हम फ्री मेडिसिन, डॉक्टर चेक करता है और फ्री मेडिसिन उसको जो है वो देते हैं। इसके बाद हमने अगला जो है अपना दौरा रखा सिंध में, कंडियारों के करीब, वहां पे अपने कैंप लगाए जहाँ पे पानी खड़ा हुआ था और पानी से बहुत सारी बीमारियां लोगों में फैल रही थी। तो बाकी सबसे ज्यादा जोर इस पे आ रहा था कि लोगों को राशन पहुंचाया जाए, उसको खैमे पहुंचाया जाए, फला। अगर कोई मेडिसिन आती थी तो उसमें डॉक्टर भी होते थे। तो हम पूरा एक सिस्टम साथ लेके गए थे कि डॉक्टर भी हो, मेडिसिन भी हो, उनका साथ पूरा का पूरा अमला भी मौजूद हो, और जहां बैठे हो लोगों को कम से कम 1 वीक की या इसके करीब मेडिसिन दें ताकि उतनी देर तक वो जिस बीमारी में है वो होते रहें। तो ये 2 जगहों को हमने उन दिनों में कवर किया है, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऐसा मुसलसल सिस्टम नहीं है कि हम लगातार वहां पे अपना एक नया क्लिनिक बनाएं या हॉस्पिटल बनाएं। तो इसलिए हम तकरीबन कोई 2 महीने के करीब हमारा ये प्रोसीजर चलता रहा था। और अभी इस वक्त तो हमारा वहाँ पे मतलब वहाँ कुछ लोग अभी भी हैं जो राब्ते में हैं, लेकिन जो बाकायदा सिस्टम है वो अभी हमारा अपने इसी सेंटर में चल रहा है। ठीक है प्रोफेसर मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। और यकीनन आप एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस काम के लिए हमें भी आगे बढ़कर पेश होना चाहिए। अपने एंड से हम ये काम कर सकते हैं कि हम इसको इंडोर्स कर रहे हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मुखैर हजरात बड़ी तादाद में जो हम स्क्रीन के उस तरफ देख रहे हैं, ऐसे इदारों को डोनेट करें तो यकीनन आपका जो इमदाद है या आपकी जो मदद है वो मुस्तकीन तक जरूर पहुंचेगी। रणीता जी, हमने एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेके वापस आएंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक। और सुहा, मैं यहाँ पे ना एक बात बताऊँ। अब मैं आ रहा था लाहौर की कुछ गलियों कूचों से, और फिर जब हम आपको पिक कर रहे थे तो बड़े ये जो ग्रीनरी है, फिर मुख्तलिफ दरख्तों को हम देखते हैं और वहाँ पे फूल, खिले हुए फूल, उसका एक अलग मज़ा है। लेकिन मैं इस्लामाबाद को इसलिए मिस करता हूँ कि सुबह ठंडी हवाएं और फिर आसपास खिले फूल, और एक तो है रोज़ गार्डन, वहाँ पे जब आप जाती है मुख्तलिफ अक़साम के आपको फूल नज़र आते हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ नर्सरीज़ में जब आप जाते हैं वहाँ पे मुख्तलिफ प्लांट्स, और मेरी एक आदत रही है, जो गाँव का घर था वहाँ पे जितनी प्लांटेशन होती थी मैं खुद कराता, और मैं जो पौधा लगा लूँ यकीन माने वो पौधा जो है वो खिलता भी बड़ा प्यारा है, और उसके जो है, और हाँ, मेरे
जो ताया थे वो हमेशा जब भी कोई पौधा लगाते थे तो इफ्तिताई मुझसे करवाते थे। लेकिन यहाँ पे बात इस्लामाबाद की नहीं हो रही है, लाहौर की नहीं हो रही है, सीधा कानपुर की हो रही है। तो चले वहां पे जाते हैं और बड़ा खूबसूरत सा पैकेज है, वो दिखाने के बाद फिर आके उस पर गुफ्तगू करते हैं। Have a look. फूल कुदरत की हसीनो जमील तखली, मौसम बहार की बहारें, खानपुर में बागीचे और नर्सरियां फूलों से लदी हुई हैं। फूलों पर नजर पड़ते ही चेहरा तरोताजा और खुशी से निहाल हो जाता है। सरसब्ज पौधों पर खिले ये रंग बिरंगे फूल मौसम बहार का पता दे रहे हैं। तभी तो फूलों के दीवाने मौसम बदलते ही मनपसंद पौधे की खरीदारी के लिए नर्सरियों का रुख करते हैं। सुबह से यहाँ पर हम लोग आते हैं अपनी फैमिली के साथ, जिसको रंग बिरंगे फूल और पौधे यहाँ से ले जाते हैं घर में सजाने के लिए, जिसको देखकर तबीयत और खुशगवार रहता है। नर्सरियों में भी फूल फल सजावटी और सायादार पौधों की अनगिनत अक़साम दस्तयाब हैं। नर्सरी मालकान कहते हैं इनके पास हर वैरायटी दस्तयाब, ताहम गाहक मौसमी फूलदार पौधों की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। मौसम बहार के हमारे यहाँ मुख्तलिफ वैरायटी होती है, दूर दराज से लोग लेने आते हैं घरों को सजावट के लिए। मौसम चेंज हो फिर गर्मियों की वैरायटी भी होती है, ऐसे फ्रूट वाले ट्रीज भी होते हैं। बहार की रंगों में रंगे ये नरमो गदास फूल अपनी शादाबी के साथ देखने वाली हर आंख में ताजगी का एहसास भर देते हैं। कैमरा टीम के साथ मलिक नौमान, पब्लिक न्यूज़, खानपुर। नुमान ने तो बहुत अच्छा रिपोर्ट किया है और नुमान ने जो बैकग्राउंड में देखें, हाँ बैकग्राउंड में जहाँ से वो पैकेज, वो क्या उसे कहते हैं, हम जब लास्ट में, मैं भूल भी गया हूँ, बहुत टाइम हो गया रिपोर्टिंग के बाद, लेकिन रिपोर्टिंग जो हम स्पेशल पैकेज बनाते थे और पीटीसी, हाँ। वो जहाँ बैठे हैं तो बैकग्राउंड में आप फ्लावर देखें। लेकिन हाँ, अगर आपने प्लांट्स के जितने भी शौकीन हैं घर में पौधे लगाना, और मेरे ख्याल में ये बात अब हम जो ब्रेक पे कर रहे थे कि आपका भी मैं देखता हूँ जितने भी आपके घर के आसपास भी बहुत प्यारे प्यारे जो हैं वो ग्रीनरी भी है, साथ में फ्लावर वगैरह। लेकिन अगर आपके घर में आपने प्लांट्स उगाने हैं, मुख्तलिफ किस्म के पौधे, तो यही सीज़न है। और इसी सीज़न में जो है मुख्तलिफ पौधे जब आप लगाते हैं तो फिर आगे बढ़ना, और मेरे ख्याल में इसी दरमियान जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी आ जाती हैं मार्केट में, नर्सरीज़ में, कि लोगों को मुख्तलिफ जो फ्रूट्स के, फलों के वो पौधे उगाने हैं। तो ज़्यादातर मुझे तो याद है मैं क्या करता था, मैंने घर में लगाई खुबानी, अच्छा, और उसके साथ साथ था आड़ू का और स्वाद का आड़ू तो वैसे बहुत, और वो खुशी जो आप अब देखेंगे। लेकिन आपको पता है हरमीत पाजी, हम एक ब्रेक में बात कर रहे थे कि ये एक ऐसी हॉबी है जिसकी इंटेंसिटी इतनी सूदिंग है ना कि अगर आप किसी पौधे को लगाते हैं तो आपको उससे मोहब्बत हो जाती है। मतलब आप उसको प्यार करते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको फलता फूलता देखते हैं, अपने बच्चों की तरह लगते हैं। अगर हाँ वो मुरझाया जाए तो आपको तकलीफ होती है। फिर पानी देखिए, उसको तरोताजा करते हैं, उसकी नशोनुमा करते हैं, उसकी निगहदाश्त करते हैं, और उसके बाद जब वो फलता फूलता है तो उसको देखकर खुशी होती है। तो ये जो आपका ना, आप मुझे लगता है इतने स्ट्रेसफुल माहौल में ना इस तरह की हॉबीज आपको डेवलप करनी चाहिए टू रिलैक्स योर माइंड, अपने स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए। एक बात हरमीत पाजी कह रहे थे कि मिट्टी के अंदर हाथ डालें तो एक जो फील आती है ना आपको, वो यहाँ से आपको स्ट्रेस रिलीज करती है। और एक बात हम वैसे, मैं हमेशा ही बात, जब इंसान कुदरत के करीब होता है तो बहुत सारी चीज़ों से वो दूरी, हाँ, डिप्रेशन, थकावट, स्ट्रेस, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में अगर आपको टाइम मिलता है और आपको पता है कि आपके घर में कोई ऐसी, क्योंकि शहरों में घर की मैं अगर बात करूँ तो बहुत सारे घर छोटे भी होते हैं साइज में, फिर वहाँ पे जो है इस किस्म का गार्डन लगाना मुश्किल भी होता है। लेकिन अब हाँ, एक पौधा लगा लें और उसके साथ अपना टाइम गुजारें, पानी, लेकिन ये हॉबी जो है ना, ये डेवलप जरूर करें। आपको याद आएगी कि हमने आपको टिप दी थी, एक पौधा लगाएं और उसके बाद अपनी जिंदगी गुजारें, आपको वो बहुत कुछ देगा। सबसे पहली बात जो आपको समझ आएगी वो आएगी ग्रोथ, कि ग्रोथ जरूरी होती है। उस ग्रोथ के लिए जो भी नशोनुमा के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं वो आपको भी चाहिए होते हैं। तो खैर, हमने एक ब्रेक लेनी है, इसी नोट से एक ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली इस सेगमेंट में डिटेल में हम बात करेंगे। आज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। थैलेसीमिया के बारे में हम बहुत बात करते हैं, लेकिन हेमोफीलिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून में जमने का जो मादा है वो नहीं होता, खून बहता बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप खून की थिकनेस की बात करें, उन मादा की बात करें जिसकी वजह से खून जमता है, अगर वो आपके खून में ना हो तो ये कौन सा ऐसा मूजी मरज़ है जो कि आप पैदाइश के वक्त होता है या पैदाइश के बाद होता है, इसकी वजूहात क्या है, इसकी अलामात क्या, और ऐसे बहुत सारे सवाल जिनके बारे में ख़वातीन को ख़ास तौर पर
पैदाइश से, बच्चे के पहले, पैदाइश के बाद, और वालिदैन को पता होना चाहिए, ताकि अगर आपको इस हवाले से अवेयरनेस होगी को बर वक्त उसकी तशखीस कर सकेंगे, उसको डायग्नोस कर सकेंगे। इन सारी सूरत हाल पर डिटेल में हम बात करेंगे। डॉक्टर शहला सुहेल हमारे साथ मौजूद है, हीमियोफीलिया फिजिशियन है। इनको आज के प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शहला। बहुत शुक्रिया आपका। और दूसरी बात ये कि आपके चैनल के तवसत से मुझे आज मौका मिला है, जो कि आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे की एक मकसद होता है इस दिन को यूटिलाइज करने का, कि आप एक अवेयरनेस क्रिएट करें। और ये जो बीमारी जिसकी हम ट्रीटमेंट करते हैं, ये बहुत ही कम लोगों में है, लेकिन है काफ़ी शदीद किस्म की होती है। और इसमें जो एक पॉजिटिविटी का पहलू ये है कि अगर इस बीमारी की बर वक्त डायग्नोसिस हो जाए, उसकी बर वक्त ट्रीटमेंट हो जाए, और कि क्या क्या करना है जो ये बच्चा अच्छी ज़िंदगी गुजार पाएगा, तो मैं आपको रियश्योर करा दूं कि वो बच्चा बिल्कुल विदाउट एनी डिसेबिलिटी वो बड़ा हो जाता है, और इस माशरे का बजाय बोझ बनने के वो एक फाल मेंबर बन जाता है। एंड दे आर वेरी प्रोडक्टिव पीपल। जी, नो डाउट दे आर। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जरा हम इसको शुरू से शुरू करते हैं। अगर हम हीमोफीलिया की बात करें, आज वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जा रहा है। मेरी इन्फॉर्मेशन या तहकीक के मुताबिक मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर चुकी हूँ कि अब खून जमने की जो सलाहियत आपने वैसे बाय द वे बहुत ही अच्छा ब्रीफ किया है, एंड दिस इज एग्जैक्टली जो आपने बताया है। डॉक्टर साहब के आने के से पहले भी मैं आपसे डिस्कशन कर रहा था कि हम थैलेसीमिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन बहुत कम करते हैं। तो डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या वजूहात होती है क्या? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि जैसे थैलेसीमिया बहुत ही ज्यादा आम है, हर थोड़े से 4-5 पेशेंट्स के बाद आपको एक थैलेसीमिया मिल जाता है, और पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और बहुत इसके बारे में मालूमात हैं। बट हीमोफीलिया ये है कि ये एक आबादी के तवसत से एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन में आता है। उसका ये होता है कि जैसे अगर हम 22 करोड़ लोग हैं, तो हमारे में 1 in 10,000 बर्थ्स के अंदर एक बच्चा हीमोफीलिया वाला पैदा होता है। अब अगर इसको स्टैटिस्टिकली मैं कहूँ तो 22 करोड़ लोगों के इस मुल्क में तकरीबन 22,000 लोग हीमोफीलिया के मरीज होने चाहिए, विच इज़ नॉट अ ह्यूज नंबर, लेकिन हैं। उसमें से भी जो अफसोसनाक बात यह है कि बिकॉज के इलिटरेसी बहुत है, गुर्बत है, आइसोलेशन है, लोग चीज़ें छुपाते हैं, बीमारियां छुपाते हैं, इस वजह से अवेयरनेस की कमी की वजह से जो हमारे पास 22,000 मरीज़ होने चाहिए थे रजिस्ट्री में, वहाँ सिर्फ पूरे पाकिस्तान में 4 सूबों में जहाँ के हमारी ब्रांचेस हैं, वहाँ पे सिर्फ 5,000 के लगभग जो हैं मरीज़ रजिस्टर्ड हैं। डॉक्टर साहब, ये बात तो दुरुस्त है कि बहुत सारी बीमारियां हम छुपा लेते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है हम सबकी। आपसे जानना चाहेंगे, एक तो इस मर्ज की तशखीस कैसे मुमकिन है, और कि किस एज में ये इस मर्ज में जो है कोई भी लाक हो सकता है, और ट्रीटमेंट का तरीकाकार क्या है? जी बिल्कुल, ऐसा है कि इस मर्ज की जो तशखीस है वो इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर्स को और फैमिलीज़ में थोड़ी सी अवेयरनेस हो तो कोई इतना मसला नहीं है। मसलन के लेट्स टेक के एक किस्म का जो कॉमन किस्म के हीमोफीलिया हैं वो A और B कहलाते हैं। उनमें फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर्स जिनको प्रोटीन कहते हैं, वो जो हैं तकरीबन 13 हैं, लेकिन इसमें और नंबर वाइज उनके नाम है। तो जो 8वां और 9वां नंबर है, 8th फैक्टर एंड 9th फैक्टर, ये कॉमन है जो कि लड़कों में नहीं पैदाइशी तौर पे मौजूद होते या काम प्रॉपर्ली नहीं कर रहे होते, तो उस सूरत में वो बच्चे फिर ब्लीड ज़्यादा करते हैं। अब कुदरती तौर पे हमारा जो माशरा है इस्लामिक कल्चर में ये होता है कि आप जब बच्चे की पैदाइश के 6वें-7वें दिन लड़का पैदा हुआ है, तो चलो जी इसके खतने किया जाए, विच इज सर्कमसिजन, और वो कर दें, और बड़ी वो सेलिब्रेशन होती है। लेकिन वो ये होता है कि उस दौरान जब किसी को पता भी नहीं था कि भाई है, अगर तो किसी फैमिली में पीछे से चलती आ रही है वो एक अलग बात हो जाती है। हाँ, जेनेटिकली ट्रांसमिट जब होती हुई आ रही है और पीपल नो कि हमारी फैमिली में है, तो वो तो फिर भी एहतियात करते हैं, कोई टेस्ट करवा के उसके बाद सर्कमसिजन के लिए जाते हैं। आम पब्लिक जब सर्कमसिजन करती है तो पता चलता है कि जी 2 दिन खून नहीं रुका, 3 दिन नहीं रुका, 4 दिन नहीं रुका, 5 दिन नहीं रुका, और बच्चा जो है सफ़ेद हो गया, पीला हो गया, और फिर वो होते होते छोटे डॉक्टरों से होता होता बड़ा हॉस्पिटल में जाता है, तो वो लोग फिर ज़रा थोड़ा अलर्ट होते हैं, और वो उसका एक बड़ा ही बेसिक टेस्ट है वो करते हैं, और उनको पता चल जाता है यह मसला है। और फिर उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन होती है, और वो अगर चाहे तो आप 7वें दिन ही डायग्नोज कर लेते हैं। बट अगर नहीं है तो आई नो इवन पीपल जो कि
डिसेबल्ड होके 15 साल 17 साल 20 साल तक के वो डॉक्टर्स के कांटेक्ट में नहीं आते, या अगर आते हैं तो डॉक्टर समझ नहीं पाते हैं, और उस सूरत में फिर उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है, डिसेबल्ड हो जाती है, और वो कोई इतनी क्रेडिट वाली बात नहीं है। एक और बात बताइएगा, हम चूंकि एड्रेस करें ग्रेजुअली, तो हम चाहते हैं कि अगर आवाम को अवेयर करें तो इस तरीके से अवेयर करें कि उनको हर चीज़ का पता हो। अब अपनी बीमारी क्या है ये बता दी, इसकी तशखीस के हवाले से भी कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर जेनेटिकली एक चीज़ ट्रांसफ़र हो रही है बर वक्त या वक्त से पहले, इसको कैसे डायग्नोज किया जा सकता है? मतलब बच्चे जो थोड़ा सा मैं एक पिछली को कंटिन्यू करके ये बता दूं, एक तो सर्कमसिजन से वो तो 7वें दिन, कुछ लोग वहां से कहते हैं कुछ नहीं टांका तो गलत हो गया, ये हो गया, वो एक साइड पे होगी बात, लेकिन वो बच्चा जब बड़ा होने लगता है तो उसकी माँ नोटिस करती है उसके जिस्म पे नील पड़ते हैं बहुत ज्यादा, जो आम बच्चों के लिए अलामत है ये अलामत है। उस पर अलर्ट, अगर माँ अलर्ट हो जाए तो कई दफा डॉक्टर कहते हैं नहीं आप तो वहम कर रही हैं, तो सबके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। ब्रूजिंग बच्चे में हो रही है तो जरूर देखिए कि क्यों हो रही है। उसके बाद फिर वो थोड़ा बैठने लगता है, कभी सर के बल पीछे गिरा, कभी सर के बल आगे, तो कहीं यहाँ पे इतना बड़ा वो नील पड़ गया, कहीं पीछे नील पड़ गया, वो भी एक मसला खराब है, तो उसके लिए भी आपको अलर्ट होना पड़ता है। ये भी एक बहुत इंडिकेटिव अलामत है। उसके बाद फिर जब वो चलने फिरने लगता है, चलते फिरते कहीं ठोकर खाई, गिरा, और ये जो मुंह की चोट है ना, जबान पे, होंठ पे, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त चोट होती है कि भी ये आपको हॉस्पिटल लेके ही जाती है, और इस बुरे हालातों में बच्चा वहाँ पहुँचता है कि फिर वहाँ तो इमरजेंसी लगती है और वो बच्चा वहाँ डायग्नोज होता है। इसके बाद अगर वहाँ भी बचत होगी और अभी भी नहीं पता चला, तो देन व्हेन ही स्टार्ट्स वॉकिंग, तो रनिंग, तो जो जोड़ हैं, जोड़ बच्चे के, उसमें ज़रा सी ठास लगी, ज़रा सी ज़ोर से गिर गया, ज़रा सा मुड़ गया पाँव, तो वो अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो नहीं रुकती। आप जैसे आम लोग जो हैं उनका ये है कि भी थोड़ी देर ब्लीड हुई बंद होगी और उसके बाद सूजा, ठंडी बर्फ की लगाई, ठीक हो गया। ये बच्चे जो है ना वो सूज के इतना बड़ा साइज घुटने का हो गया, बच्चा चीख रहा है, हाथ पाँव नहीं ना, पैर उठा लिए, कपड़े पहनाते वक्त रो रहा है, उस वक्त भी मैं माओ से कहती हूँ कि आप लोग प्लीज अलर्ट होकर देखें कि ये बच्चे को क्या मसला है और ये क्यों रो रहा है इस तरह से। इसमें हम ये कह सकते हैं कि देखिए बड़ी बात है ना, कहा जाता है कि मर्ज को और कर्ज को कभी लाइट नहीं लेना चाहिए। तो अब ये मर्ज है ना एक ऐसा कि आपको थोड़े से सिम्टम भी नजर आ रहे हैं, आप इमीडिएटली अलार्मिंग सिचुएशन हो जाए ना, अलर्ट हो जाए आप। लेकिन आप, मैं चाहती हूँ कि इस हवाले से देखने वालों को कुछ पैगाम दें कि हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में अवेयर होने के साथ साथ बर वक्त इसको, इसके अलामात को इग्नोर नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल, और उसके जो अलामात हैं उनको भी नहीं इग्नोर करना चाहिए, और ट्रीट द ब्लीड अर्ली, यानी कि जैसे ही बच्चा गिरता है आपको इस तरह के, या अगर पता भी लग गया है, अब ये चोटें सारी उम्र लगनी है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसने सारी उम्र रहना है, और सारी उम्र ये आपके साथ चलेगा, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको सर पे सवार करके बैठ जाएं, उसको आपको पहलू में लेके चलना है, और उस पहलू में चलाने के लिए हम लोग हाजिर हैं। हीमोफीलिया ट्रीटमेंट सेंटर्स जो अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जो ट्रीटमेंट क्रिएट आपको बताते हैं, जो इन बच्चों का फ्यूचर के बारे में आपको ब्लू मैप हम देते हैं, कैसे इनकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है, क्योंकि ये बैठ के काम करेंगे, टेबल करेंगे, कंफर्टेबल एनवायरनमेंट्स में, ये मजदूरी नहीं कर सकते बच्चे, इस किस्म की मालूमात। फिर एक और जो बहुत ज़रूरी, जो आपने पहले भी जिक्र किया कि ख़वातीन में हीमोफीलिया, अब ख़वातीन में हीमोफीलिया है, उसकी सबसे ट्रेजिक बात यह है कि ये वहाँ पे ज़्यादा कॉमन है जहाँ पे इंटर मैरिजेस बहुत कॉमन है, फैमिली के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। बातें बहुत सारी है लेकिन हमने उसको मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है कि बीमारी कोई भी हो, आजकल एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद है, बशर्ते कि आपको इस हवाले से अवेयरनेस होनी चाहिए। कभी लाइट मत ले, फौरी रुजू करें, और कंसल्टेशन ही वाहिद सोल्यूशन है इसका, फिर ही आप इलाज मुआवजे की तरफ जा सकते हैं। सो वी आर डन विद द शो फॉर टुडे। इंशाल्लाह आपसे कल करेंगे मुलाकात, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।